Hello everyone. So my name is Nikhil and I welcome you all to the first lecture for class 10th on the digital platform YouTube platform of Angstrom Classes. और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने क्लास 10th की जर्नी की। और आज जो हमारा पहला क्लास होगा उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर विच इज़ आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज का जो लेक्चर 1 है उसमें हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी थियरीज लाइट के आसपास हम लोग देखते हैं आजकल, जो हम लोग लाइट के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ओके, सो उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की गई जिससे कि आज हम लाइट के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और साथ साथ आज का जो सेशन होगा वो हम लोग उसमें देखेंगे कि लाइट का जो डुअल नेचर होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, इसको भी आज हम लोग अपनी क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। So let us get started and first of all I would like you all to be ready with your notebook and pen। जहाँ पे भी आपको लगे चीज़ें कि आप नोट करने लायक है तो आप उसको नोट कीजिएगा। अदरवाइज़ जो इस क्लास का PDF है, जो नोट्स होगा, जो भी आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो आपको एज इट इज़ आपको क्लासेस के बाद डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो नोट्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बट या क्लास में जब आप पढ़ रहे हो ना तो क्लासेस में रनिंग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक कंटेंट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। तो मेक श्योर कि आप जब भी क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है, स्पेशली फिजिक्स में जब क्लासेस आप अटेंड करो, तो क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ दिन में, पहले तो हमें थियरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो आप मेक श्योर कि जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप एक नोटबुक और एक पेन दोनों लेके बैठो, ताकि जो भी रनिंग नोट्स है वो आप यहाँ पर बना सको। ओके, सो विद दैट लेट अस गेट स्टार्टेड with the first lecture of our chapter 1 which is reflection of light। and आज के सेशन में जैसे आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट की जो ब्रीफ हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री इन द सेंस कि लाइट के बारे में जो चीज़ें आज हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्योंकि आज हमारा पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ही है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे खोजी गई, किस तरीके से इन चीज़ों की कॉन्सेप्ट किस तरह से दिया गया, क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से फिजिसिस्ट थे जिनका यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने में कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि जो लाइट है उसमें डुअल नेचर है। अब डुअल नेचर क्या है उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड और लेट मी शो यू कि आज हम लोग अपने क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो आज जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पहला कंटेंट, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से एक जर्नी पे मैं लेके चलूँगा आपको, जिसमें एक टाइम फ्रेम होगा कि किस ईयर से किस ईयर तक में जो लाइट की डिस्कवरीज हुई, लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दिए गए, थेरीज दिए गए हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे समझने की एक एक करके कोशिश करेंगे। सो इट विल बी मोर लाइक अ स्टोरी, आई विल बी टेलिंग यू अ स्टोरी। तो बस आप इन चीज़ों को सुनो, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस चैप्टर को ना फील कर पाओ। जब तक आप चैप्टर का बैकग्राउंड नहीं समझोगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या और इन चीज़ों को किस तरीके से डिस्कवर किया गया ना, तब तक हमें फील नहीं आएगा। और फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जो कि आप जब तक फील करके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी, राइट। सो दैट्स वाई आई विल फोकस ऑन अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर, जिसकी मतलब हमारे फिजिक्स में आप बोल सकते हो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो इसका डुअल नेचर है। ओके, देन वी विल डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास लाइट के, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा है। तो टाइम शुरू कहाँ से हो रहा है, और आप देखना यहाँ पे ध्यान से 1609 यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करेंगे और 1913 तक हम लोग अपने जर्नी को लेके चलेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इस टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें खोजी गई, लाइट के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए गए, वो सब हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। सो 1609, 1611, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ टाइम फ्रेम को ना बॉक्स के अंदर रखा है। तो बेसिकली ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें हमारे चैप्टर के बारे में ना, लेट मी टेल यू कि हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में सबसे जो मेजर डिस्कवरीज की गई ना, मेजर डिस्कवरीज वो इसी ईयर में हुई थी। ओके, इसी टाइम फ्रेम में मेजर डिस्कवरीज, ठीक है। और इसी टाइम फ्रेम में ये भी बताया गया था कि जो लाइट है ना उसमें डुअल नेचर होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम फ्रेम, और हमारे इस जर्नी का
जो पहला ईयर है वो है 1609। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फोटो लगाया है। आई होप यू कैन आइडेंटिफाई दिस पर्सन। सो दिस इज नन अदर दैन गैलीलियो गैलीली। नाउ इफ आई आस्क यू हु इज गैलीलियो गैलीली, तो बेसिकली हम लोग गैलीलियो गैलीली को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार एक प्रैक्टिकल टेलीस्कोप को डिवाइस किया था, बनाया गया था। और इस टेलीस्कोप को यूज़ करके गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया और ये स्टडी किया कि जो मून का सरफेस है वो कैसा दिखता है। क्योंकि आप देखते हो ना, जब भी हम लोग रात को अपने आसमान को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखता है विच इज़ मून। तो उस समय भी ये सारी चीज़ें थी और लोग काफ़ी क्यूरियस थे कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं, कैसे हम लोग इनके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप नाम का एक डिवाइस बनाया जिससे हम लोग अब मून के सरफेस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जब ये पहली बार ये बनाया गया था तो एक प्रैक्टिकल टेलीस्कोप था। और आप देख सकते हो यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ने इस चीज़ को अपने हैंड में रखा हुआ भी है। और आप देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया है। सो दिस इज द टेलीस्कोप विच इज मेड बाय गैलीलियो गैलीली एंड ही यूज दिस टू ऑब्जर्व द फेजेस ऑफ मून। यानी कि मून की जो वेनस की जो फेजेस हैं, जैसे आप देखोगे मून के फेजेस होते हैं, है ना, फुल मून, हाफ मून, देन क्रेसेंट मून एंड ऑल दैट। सो उसी तरीके से यहाँ पे वेनस की भी फेजेस हैं। फिर जुपिटर्स की जो मून है उसको भी यहाँ पे टेलीस्कोप के थ्रू गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। सन पे जो स्पॉट्स है उसको भी सबसे पहली बार गैलीलियो गैलीली ने ही बताया। और जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हुए सोलर सिस्टम का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वेयर सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले के लोग ये मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो इस यूनिवर्स यानी कि इस सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं। बट जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप के थ्रू हमारे सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है ना वो हेलियोसेंट्रिक मॉडल पे बेस्ड है, वेयर हेलियो मीन्स सन इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सो दैट इज व्हाट द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप made a very important contribution to the study of space। और आज के डेट में देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें स्पेस से रिलेटेड हो रही हैं, whether it is sending satellites to the moon or Mars or any other space, like you can see अभी recently यहाँ पे अभी हमारे जो शुभांशु शुक्ला हैं उन्होंने वो अभी स्पेस ISS के साथ कोलैबोरेशन करके अभी स्पेस में है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च हो रही हैं। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यू कैन से। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली टेलीस्कोप जो है वो लाइट पे बेस्ड है, लाइट पे वर्क करता है। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट ईयर विच इज़ द ईयर 1611। ओके, सो व्हाट इज 1611? सो 1611 में आई विल टेल यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हुआ था, the most important discovery of 1611 is the microscope। so obviously अभी हमने पढ़ा टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसने की, गैलीलियो गैलीली ने की। और अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप को आप कहाँ यूज करते हो, आप सब जानते हो कि माइक्रोस्कोप इज लाइक अ डिवाइस विच वी यूज टू सी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है अगर हमें, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, राइट। सो who was the person who discovered, who made this microscope? So basically microscope is already done, but इसका जो redesign था उसको किसने किया? So it was done by Antony van Leeuwenhoek। So this is the person who basically improved and reconstructed the microscope। Okay, now अब यहाँ पे जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो कुछ ऐसा दिखता है। सो आई विल शो यू द बिगर पिक्चर, बट अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप की खासियत क्या थी ना कि ये सिंगल लेंस से बना हुआ था। सो दिस इज मेड बाय सिंगल लेंस, यानी कि इसमें एक लेंस की यूज की गई थी। बट आज के डेट में जो हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो काफी हाईली इंप्रूव्ड है, उसमें मल्टीपल लेंसेज की यूज की जाती है। तो हम लोग काफी छोटे से छोटे मतलब हम लोग मतलब इतने छोटे छोटे चीजों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट यूज ऑफ मल्टीपल लेंसेज। बट उस टाइम पे सिंगल लेंस को यूज करके बट स्टिल यहाँ पे ये हायर मैग्निफिकेशन को अलाउ करता था, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग अपने ह्यूमन आई से काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। सो लेट मी शो यू द बिगर पिक्चर। सो दिस इज व्हाट द माइक्रोस्कोप विच इज मेड बाय
एंटोनी लोवेनहॉक लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंस है कहाँ पे एक्चुअल में। तो कैन यू स्पॉट वेयर इज द लेंस? यहाँ पे आप पूरे स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो लेंस बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। लेट मी शो यू। सो दिस इज द पोर्शन वेयर यू कैन सी द लेंस। ओके, सी दिस वन, ये लेंस है। और उस लेंस के आगे आप यहाँ पे ध्यान से देखना, व्हाट यू कैन सी इज, इस लेंस के आगे आपको एक निडल टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता था ना कि कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर हमें लीफ के बारे में पता करना है कि लीफ के सेल्स कैसे होते हैं, तो लीफ का एक टुकड़ा आप इसके आगे लगाते हो और इस लेंस के थ्रू हम लोग उसको देखने की कोशिश करते थे। ठीक है, एंटोनी ने देखा था। और इसी तरीके से और भी अदर ऑब्जेक्ट्स को, अदर चीज़ों को, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ह्यूमन का सेल क्या है एंड ऑल द अदर स्टफ्स, वो हम लोग यहाँ पे इससे देख सकते हैं। सो दिस इज द मेन apparatus which is called the microscope. Now let's come to the next year. अब हमारा जो इस जर्नी में अगला साल है वो है 1621. Now what is 1621? तो बेसिकली आप यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो ना, इस डायग्राम में जो फेनोमेना हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइट का एक रे आ रहा है जो कि इस कुछ एक रेक्टेंगुलर सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से लाइट पास हो रहा है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि लाइट का जो पाथ है वो बेंड कर गया। नाउ यू विल थिंक कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, हम लोग अभी भी जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सो बिफोर 1621 उस समय भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बट लोगों का मानना था कि लाइट जब भी ट्रैवल करेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। विद दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड, यहाँ पे जब ये फेनोमेना पहली बार डिस्कवर हुआ, जिसको करने वाले कौन थे? विलेब्रॉड स्नेलियस। अब कौन है ये विलेब्रॉड स्नेलियस? सो बेसिकली विलेब्रॉड स्नेलियस इज नन अदर देन, ही इज द पर्सन who discovered the phenomena of refraction. ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा सेकेंड चैप्टर है, बट स्टिल यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होता है उस पर तो थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दूं। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बेंड होना, ये रिफ्रैक्शन है। और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो भी यहाँ पे विलेब्रॉड स्नेलियस ने दिया था, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। तो जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन वेयर द लाइट इज बेंडिंग व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एंड दिस इज द पर्सन विलेब्रॉड स्नेलियस। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, एंड इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब आते हैं अपने अगले ईयर पे, दैट इज 1658. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर? 1658 वाज द टाइम व्हेन Pierre de Fermat gave the principle of least time, and this is also called Fermat's principle. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is also known as Fermat's principle. तो Fermat's principle के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है क्या, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पियर डी फर्मेट ने ये बताया कि अगर सपोज लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करेगा, सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, लाइट गोज फ्रॉम ए टू बी, तो लाइट विल टेक दैट पाथ विच विल टेक इट टू इट्स डेस्टिनेशन इन द लीस्ट टाइम, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. सो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द फर्मैट्स प्रिंसिपल. सो आप इसको नोट कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लाइट ऑलवेज टेक्स द पाथ दैट टेक्स इट टू इट्स डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम. नाउ यहाँ पे ये जो शॉर्टेस्ट टाइम है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आप यहाँ पे ये पॉइंट ए है और हमें इस पॉइंट बी तक जाना है, राइट? तो ए से बी जाने के लिए तो काफी सारे रास्ते हो सकते हैं. अब आप अलग अलग रास्ते से जाओगे तो आपको अलग अलग टाइम भी लगेगा. बट लाइट एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि ऐसा क्वांटिटी है, राइट? लाइट इज अ समथिंग विच ऑलवेज टेक्स दैट पाथ विच विल लीड दिस टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जिसको यहां से यहां जाने में सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लगेगा. सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो ये लाइट इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां से यहां पहुंचेगा. सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ least time, which is also known as Fermat's principle. So I hope all of you are clear with it. Let me know if you have any doubts. You can put it in the comment section as well. So moving on to the next year, let's continue the journey and let's now go to the year 1675, where now we are going to know for the first time that light
is nothing but it is made up of particles. So this theory is called the corpuscular theory, which is proposed by Sir Isaac Newton. तो सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में ये बताया कि जो लाइट है ना, जब लाइट के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, लाइट को ऑब्जर्व किया गया, तो ये माना गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है. एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस्कुलर थियरी, वेयर कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय कॉर्पस्कुलर. सो कॉर्पस्कुलर बेसिकली इट इज द नेम विच इज गिवन टू द पार्टिकल्स ऑफ लाइट. लाइट के पार्टिकल्स को जो नाम दिया गया ना, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस्कल्स. सो दीज आर द टीनी पार्टिकल्स जो लाइट के अंदर पाए जाते हैं. सो बट यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो जब न्यूटन ने पहली बार ये थियरी लोगों के सामने रखा ना, तो इस थियरी को काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिला, लाइक लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे थे. अब उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि जब न्यूटन ने इस चीज़ को बताया, तो आप सोच के देखो, अगर सपोज करो आप किसी भी एक सोर्स ऑफ लाइट की बात करो जो लाइट एमिट कर रहा है, राइट. अब अगर सपोज लाइट रेज में पार्टिकल्स होंगे, तो अगर लाइट वहाँ से एमिट हो रहा है, कोई सोर्स है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, तो वहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं. तो लोगों ने क्या बोला कि अगर सपोज कोई सोर्स लाइट एमिट कर रहा है, वहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो उस सोर्स का जहाँ से वो लाइट एमिट हो रहा है उसका मास कम होना चाहिए, बिकॉज इट इज एमिटिंग पार्टिकल्स एज वेल. सो दिस थियरी फेल टू एक्सप्लेन दैट. कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है इस चीज़ को प्रूव करने में फेल हो गया, और दैट इज वाई यहाँ पे, क्योंकि फेल होने का मेन रीजन तो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ अ लुमिनस बॉडी मीन्स अ बॉडी विच एमिट्स ओन लाइट continuously it emit corpuscles, then why did it not cause the body to lose its mass? तो क्यों उसका mass lose नहीं होता? So that is the main failure, that is the main thing you can say which led to the failure of corpuscular theory. लोगों ने इस चीज़ को accept नहीं किया. So what happened then? अगर ये चीज़ें accept नहीं हुई तो फिर आगे क्या हुआ? So let me take you to the next year, which is going to be the 1678, जहाँ पे अब हमारे साथ आते हैं यहाँ पे पिक्चर में, which is just after 3 years. See, 1678, it was 1675 जब न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया. तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी को जब रिजेक्शन मिला, सो व्हाट हैपेंड, 1678 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने प्रपोज किया कि जो लाइट है ना, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं, मतलब उसमें कॉर्पस्कल्स नहीं, वो वेव के जैसा बिहेव करता है. लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव. सो दैट इज वाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अब इस थियरी में क्या बताया क्रिश्चियन हाइगन्स ने, सो ही प्रपोज दैट कि लाइट एनर्जी है वो इट इज सपोज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. यानी कि लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है. और किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है. सो इस चीज को यहाँ पे क्रिश्चियन हाइगन्स ने बस प्रपोज किया था, इसका कोई प्रूफ नहीं वो दे पाए थे. दैट इज वाई दिस थियरी वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज बिलीव दैट वेव्स नीड मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल. तो उस समय जो वेव के बारे में जो उस समय के कॉन्सेप्ट्स थे, उस समय के जो, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें स्टडी की जा रही हैं, तो जितना उस समय तक वेव के बारे में हम लोग जानते थे, उस समय बस हमें इतना ही पता था कि अगर वेव ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप देखोगे तो अगर आप सपोज एक थ्रेड लो और एक एंड को फिक्स कर दो, और अगर आप उस एक एंड को जर्क कर दोगे, तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे एक वेव का फॉर्मेशन होगा. तो अब रोप क्या है, एक मीडियम है, उसी में वेव ट्रैवल कर रहा है. तो उस समय के लोग ये मानते थे कि वेव को अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए मीडियम चाहिए. बट हमें क्या पता है कि स्पेस में जो लाइट आ रही है हमारे अर्थ पे, सन से जो लाइट रेज आ रही है, वो तो वैक्यूम है, वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है. सो क्रिश्चियन हाइगन्स ने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, जब ये प्रूफ मांगा गया, तो बेसिकली ही फेल्ड टू प्रूव दिस, एंड दैट इज वाई दिस थियरी वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली. तो अगर ये थियरी भी फेल हो गया, वेव थियरी भी फेल हो रहा है लाइट के बारे में बताने में, इवन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को भी यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शंस, काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ा. तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे फिर क्या हुआ, फिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी. तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट ईयर. नाउ इट इज़ द टाइम विच इज़
बिफोर आई टेक यू टू नेक्स्ट ईयर ना, आई वांट टू शो यू वन थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो एक व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक लाइट का एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। बेसिकली लाइट यहाँ पे ऐसा आप बोल सकते हो कि एक लेजर लाइट यूज किया गया, एंड यूजिंग दैट लेजर लाइट यहाँ पे क्या देखा गया ना कि वहाँ पे जब हम लोग एक स्लिट्स बनाते हैं और उस स्लिट के थ्रू लाइट जब पास होती है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न, यानी कि जो स्क्रीन पे लाइट को फॉल कराया गया ना, जिससे सामने स्क्रीन लगा है और हम लोग यहाँ पे लेजर से इस तरह से लाइट को इधर भेज रहे हैं और आगे क्या है यहाँ पे एक स्लिट लगा हुआ है और उसके थ्रू लाइट पास हो रहा है। तो बेसिकली जब वहाँ पे स्क्रीन पे देखा गया तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न बनना चाहिए था क्योंकि लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और वहाँ पे एक स्पॉट बनेगा। बट एक्चुअल में वहाँ पे स्पॉट ना बन के वहाँ पे क्या बनता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न क्या है, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड? So this pattern is basically called the interference pattern. Now what is interference? So let me explain you a little bit, क्योंकि क्लास 9th में आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा है वेव के बारे में, चैप्टर साउंड में हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। So let me just help you to refresh the concept। जैसे मैंने आपको बताया, अब आप जानते हो कि लाइट जो वेव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। we have longitudinal wave and we have transverse wave, right? Transverse wave. So what is longitudinal wave and what is transverse wave? So if I just explain you with the help of a diagram, तो सपोज करो आप जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द पार्टिकल्स दैट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल्स जो अभी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, लाइट भी मतलब जो वेव है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, जो साउंड होता है, साउंड वेव होते हैं वो जब हम बोलते हैं तो जब साउंड वेव ट्रैवल करता है ना तो वो जब साउंड इधर ट्रैवल कर रहा है एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसको उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कराता है। सो इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं, सो दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? सो ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। सो यू कैन सी यहाँ पे जो लाइट है या जो कोई भी वेव है वो अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या कर रही हैं, ऑसिलेशंस कर रही हैं, वाइब्रेशंस कर रही हैं। सो दैट काइंड वेयर, सो वी कैन से दैट ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स वेयर the particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। तो यहाँ पे longitudinal wave और transverse wave, तो अगर हम लोग अपने लाइट की बात करें ना तो लाइट कौन सा वेव है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि कुछ इस तरीके से वो ट्रैवल करता है। तो जब लाइट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से मैंने एक वेव बनाया यहाँ पे, तो इस वेव का ये जो पार्ट है जो ऊपर की तरफ उठता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे की तरफ आता है इट्स कॉल्ड ट्रफ। सो जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? क्रेस्ट और ट्रफ, इस तरह से वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे ना तो आपको कहीं पे लाइट का ब्राइट स्पॉट दिखेगा, यहाँ पे भी लाइट का ब्राइट स्पॉट है। सो लेट मी हाईलाइट यू सम ब्राइट स्पॉट्स ऑफ द लाइट। सो दीज आर द ब्राइट स्पॉट्स, लेट मी डिनोट इट बाय बी। So B means bright spot. Now what you can see here, in bright spots के बीच में आपको कुछ डार्क स्पॉट्स भी दिखेंगे, मतलब जहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं, यहाँ पे भी कोई लाइट है ही नहीं। ओके, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि कहीं पे ब्राइट स्पॉट है, कहीं पे डार्क स्पॉट है, फिर ब्राइट आ गया, फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे? लाइट इस तरीके का पैटर्न कैसे बना सकता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, यानी कि कुछ तो यहाँ पे अलग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे जिस वजह से ये पैटर्न बन रहा है। तो जब इन चीज़ों को स्टडी किया गया तब यहाँ पे पता चला कि लाइट एक्चुअल में यहाँ पे वेव नेचर शो कर रहा है, और वेव नेचर के कारण यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न बनने का एक और कारण ये है, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अब आप सोचो, जैसे आप कभी आपने किया ही होगा ट्राई, अगर एक शांत पानी है, लेट्स से देयर इज अ लेक विच इज स्टिल वाटर, इफ यू ड्रॉप अ पेबल, अगर आप उसमें एक पत्थर डालो तो क्या बनेगा वहाँ पे? आप देखोगे वहाँ पे रिपल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहाँ पे जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो रिपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, राइट?
सो विद दैट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में एक पर्सन है जो कि दो अलग अलग सोर्स को लेके क्या कर रहा है, रिपल्स फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर ये मान लो ये सोर्स है, ठीक है, तो ये सोर्स की वजह से रिपल्स कैसे बनेगी, ऐसा कुछ ऐसे बन रही है, ये रिपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एक सोर्स है यहाँ पे जो कि दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे भी रिपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिपल्स है कुछ ऐसे बन रही है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन यूज किया है फॉर क्रेस्ट, क्रेस्ट के लिए मैंने सॉलिड लाइन यूज किया। अब इसके बीच में कहीं पे क्या बन रही है, यहाँ पे इसके बीच में, तो ये भी बीच में कुछ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं यहाँ पे ट्रफ। तो ट्रफ के लिए मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको डॉटेड लाइंस यानी कि अल्टरनेट बनेंगे ना, क्रेस्ट आएगा फिर ट्रफ आएगा, फिर उसके बाद फिर से क्रेस्ट आएगा, फिर से ट्रफ आएगा। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, ये वेव्स भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये वेव्स भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब ऐसा होगा कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ जब मीट करेगा, यानी कि जब क्रेस्ट और क्रेस्ट का यहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, तो वहां पे एक बड़ा सा क्रेस्ट बनता दिखेगा, ठीक है। और जहां पे एक ट्रफ और एक ट्रफ का इंटरैक्शन होगा वहां पे क्या बनेगा, एक ट्रफ बनेगा, यानी कि एक क्रेस्ट बनेगा, एक ट्रफ बनेगा, राइट। और अगर आप ध्यान से देखो कुछ ऐसा हुआ अगर कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आ रहा है, जैसे मान लो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ एक दूसरे को, एक ये दोनों आके एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो होगा क्या ना एक्चुअल में कि अब मान लो ये वेव है, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अब मान लो इधर से क्या है, ये दूसरी वेव आ गई, ये इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट। तो जब ये दोनों कंबाइन होगा, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ जब कंबाइन होगा और ट्रफ और क्रेस्ट जब कंबाइन होगा ना, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल वहां पे जो एक दूसरे को ना कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी सम रीजंस ओवर हियर, जहां पे आपको कोई भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी यहाँ पे कोई खास पैटर्न दिख नहीं रही होगी, है ना। यहाँ पे बिल्कुल एक फ्लैट सा लाइन दिख रहा होगा ये वाला रीजन में। कैन यू ऑल सी दैट, ये फ्लैट लाइन आप देख सकते हो, ये सारे यहाँ पे भी आपको फ्लैट लाइन दिख रहा होगा, ये वाला रीजन भी। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जहाँ पे फ्लैट लाइंस बन रहे हैं, जहाँ पे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे देखो बीच में पैटर्न्स हैं, है ना, बीच में पैटर्न्स चल रहे हैं, कुछ हम्प जैसा दिख रहा है आपको, बट दो हम्प के बीच में कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे ना कि इस रीजन में यहाँ पे बेसिकली किसका इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इधर क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरेक्शन हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि एक वेव का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट आके एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे बेसिकली जब ऐसा होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, एक क्रेस्ट आया एक ट्रफ आया, दोनों जब आए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इनका इंटरफेरेंस हुआ है, बट इंटरफेरेंस हुआ कैसा, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट जब ऐसा होगा कि एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट, या फिर एक वेव का ट्रफ और दूसरे का ट्रफ जब एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, सो वहां पे एक्चुअल में क्या होगा, वहां पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक वेव आ रहा है जिसका क्रेस्ट, एक दूसरे वेव का क्रेस्ट, तो जब एक दूसरे के साथ ये मिलेंगे ना, तो वहां पे उनका एक बड़ा सा वेव बनेगा, क्रेस्ट बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है ना, व्हेन इट विल बी पॉसिबल, जब तक वेव नहीं होगा, जब तक वेव नहीं होंगे, और स्पेशली कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो वहां पे क्या होगा, जब तक ये ट्रांसवर्स वेव नहीं होंगे तब तक यहाँ पे ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उसके लिए यहाँ पे वेव का होना जरूरी है। नाउ विद दिस कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, ये आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बीच में एक बहुत बड़ा सा ब्राइट स्पॉट है, फिर उसके आगे यहाँ पे एक आपको डार्क रिंग दिख रहा होगा, फिर ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये लाइट के वजह से बना है। तो क्या आपको सेम चीजें यहाँ पे भी दिख रही है लाइट में भी होते हुए। तो ब्राइटनेस कब बनेगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डार्क रिंग्स कब बनेंगे, व्हेन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, यानी कि जो फेनोमेना है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस फेनोमेना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो ये प्रूफ करता है कि लाइट इज नथिंग बट इट इज अ वेव। यानी कि लाइट क्या है, लाइट एक्चुअल में एक वेव नेचर शो करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। सो आई होप नाउ ऑल ऑफ यू आर क्लियर कि लाइट जो है वो वेव की तरह
यानी कि जब क्रिश्चियन हाइगन्स ने बताया कि लाइट इज़ अ वेव, बट उसको प्रूफ नहीं कर पाए, बाद में ये चीज़ें डिस्कवर हुई और फिर हम लोग ये प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ लाइट जो है ना वो वेव की तरह बिहेव करता है। बट तो अब उन चीज़ों को प्रूव किसने किया? सो इन द ईयर 1803 थॉमस यंग डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बीम्स। और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि लाइट जो है ना वो बिहेव करता है एज अ वेव। ओके, एंड दिस गेव टू द राइज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ से वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है और ये हमारे ऑप्टिक्स में, यानी कि ऑप्टिक्स मतलब एक ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जहाँ पे हम लोग मेनली लाइट से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। सो दिस इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस यंग with the wave theory of light in the field of optics. So moving on to the next phenomena. अब फिर चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जैसे इसको, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताऊँ तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो ये लाइट आया, ये क्या है, ये है लाइट रेज आ रहे हैं, मतलब कोई सोर्स होगा जहाँ से लाइट रेज आ रही है, और यहाँ पे एक मेटल का शीट रखा हुआ है, कोई भी एक मेटल का ऑब्जेक्ट होगा। अब मेटल में क्या होता है आप सबको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स में घूमते रहते हैं, कंडक्टर्स, राइट, मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो जब उनको एनर्जी मिलता है वो क्या कर सकते हैं, वो स्केप आउट कर सकते हैं वहाँ से, और एनर्जी भी सफिशिएंट एनर्जी मिलना चाहिए। तो अब मान लो अब लाइट इस तरह से आ रहा है, अभी हम लोग वेव नेचर को मान के चल रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे लाइट वेव के फॉर्म में इस तरह से आया और वो इस शीट पे आया, और जब अब क्योंकि लाइट में एनर्जी है तो वो एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इस शीट में रखे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो एनर्जी वो गेन करेंगे। और क्या देखा गया, जब डिटेक्ट किया गया तो यहाँ पे पता चला कि जब लाइट वेव्स एक शीट पे फॉल कर रहे हैं, मेटल के शीट पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लगाई हुई थी, डिवाइस लगाई हुई थी जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड ओवर देयर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब लाइट रेज अपने एनर्जी को इस शीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दीज स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग दोज एनर्जी, वो इस एनर्जी को गेन कर रहे हैं, और वो एनर्जी गेन करके वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्योंकि उनको इतना एनर्जी मिल रहा है कि वो उस स्पेस को लीव आउट कर सकते हैं, वहाँ से निकल सकते हैं, so they are going out of it. So that is, this phenomena is basically called, let me tell you, this is called the photoelectric effect. Photoelectric effect, where you can see photo means what? Photo means light, and electric word is basically denoting the electrons. So in this effect what we see that electrons, after gaining the energy from the light rays, they can escape out of the metal sheet, metal surface. So in the year 1905, now comes the year where Albert Einstein came into the picture to explain the concept of photoelectric effect. Now he gave another concept that is called the quantum concept. Now what is quantum concept? So quantum basically यहाँ पे आप देखोगे ना, तो quantum word comes from the word quanta, and quanta means small packets. Now again, can you see, this is again taking us back to something which we have started, that is nothing but the corpuscular theory. So basically यहाँ पे जब small packets की हम लोग बात करते हैं ना, तो लाइट अगर एनर्जी कैरी करता है तो वो बेसिकली एनर्जी होता कहाँ पे है, तो लाइट के अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए जो कि उस एनर्जी को कैरी करेंगे। अदरवाइज अगर लाइट में पार्टिकल्स नहीं होंगे, सो हु विल कैरी द एनर्जी ऑफ द लाइट। सो उन एनर्जी को कैरी करने के लिए लाइट के अंदर पार्टिकल्स होने चाहिए, ऐसा आइंस्टीन ने बताया। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो एनर्जी तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब वो स्मॉल क्वांटा के फॉर्म में होंगे, जब वो क्वांटाइज्ड एनर्जी के फॉर्म में होंगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आइंस्टाइन ने एम्फेसाइज किया कि लाइट में ये जो इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करना है अगर, तो आपको ये मानना होगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अब क्योंकि हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर लिया है ना कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण। अब वापस से जब ये फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए हमें वापस से क्या चाहिए, कॉर्पस्कुलर थ्योरी वापस चाहिए, पार्टिकल थ्योरी वापस चाहिए। सो व्हाट वी डिड, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ना एक नया नाम दिया गया, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। And this is the theory which is highly used these days
और अभी जो हम लोग बोलते हैं ना कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है और साथ ही साथ वो वेव के जैसा भी बिहेव करता है. सो दैट इज व्हाई वी गेव इट अ न्यू नेम एंड वी कॉल्ड इट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग कि जो लाइट एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स में कंटेन्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटा, यानी कि फोटॉन्स. सो फोटॉन्स आर द, तो बेसिकली फोटॉन्स क्या है, वो लाइट के पार्टिकल्स को एक नाम दिया गया. तो यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसको वापस से क्या हुआ, एक सपोर्ट मिला, जिसके वजह से पार्टिकल थ्योरी भी यहाँ पे पिक्चर में वापस आ गया. तो कुछ टाइम के लिए वेव थ्योरी का डोमिनेंस था, उसके पहले कॉर्पस थ्योरी का डोमिनेंस था. बट जब चीज़ें आगे बढ़ी, जब अलग अलग फेनोमेना डिस्कवर हुए, तो फिर यहाँ पे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ये मान चुके थे कि लाइट जो है वो ना तो प्योरली वेव है, ना ही प्योरली पार्टिकल है, वो इनका कॉम्बिनेशन है. एंड दैट इज व्हाई द थियरी इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज डुअल नेचर? तो जैसे कि हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को यूज़ करना पड़ेगा. पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन वहीं पे और भी सारे फेनोमेनाज हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, इवन रिफ्रैक्शन होता है, उसमें भी वेव थ्योरी यूज़ करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे वेव थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं. सो व्हाट वी डिड, यहाँ पे हम लोग इसलिए कंक्लूड करते हैं अब कि लाइट जो है ना वो बिहेव कर सकता है एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, दोनों की तरह. एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ लाइट. सो यू कैन से कि व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट. अगर सपोज क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ लाइट, सो यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग दिस एग्जांपल. So we know that photoelectric effect can be explained using the particle nature of light. On the other hand, interference of light can be explained using the wave nature. So it means light can behave both as particle and as wave, and this is known as dual nature of light. So I hope now all of you are clear कि what is dual nature, और इन चीज़ों को आप देख सकते हो कि ये dual nature तक पहुँचने में हमने कितना लंबा जर्नी ट्रैवल किया. So we have started from 1609 and now we are, you can see, 1905. So it is almost 300 years, you can say, to get to the main picture where we can say that light is nothing but light has dual nature of light. So that is all about light. Now अब हम लोग हमेशा क्या बोल रहे हैं, लाइट. So what is light? लाइट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? So I will give you a very formal definition of light which you can also take a note of. So light is what? अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ना उसको ही यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. तो लाइट एनर्जी कैरी करता है, जैसा हमने डिस्कस किया था क्वांटा के फॉर्म में, राइट. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, जो कि हमें क्या देता है? इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन. यानी कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब लाइट हमारे आईज में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करे, जिससे कि हम लोग अपने आप को, मतलब ये बोल सकते हैं कि वी आर कैपेबल ऑफ सीइंग द थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी विच इज गिवन बाय लाइट. अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकते, राइट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट. नाउ मूविंग ऑन टू द सम प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है बिकॉज इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज वेल. अब जैसे आप देखते हो कि लाइट जो है, अब जैसे रूम की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट है, राइट. तो रूम में तो एयर भी है, तो लाइट मीडियम में ट्रैवल तो करता ही है, बट लाइट जो है वो बिना मीडियम का भी ट्रैवल कर सकता है. जैसे सन से जो रेज आ रही है अर्थ तक, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम है. तो इट मीन्स कि अगर मीडियम होगा तो भी लाइट ट्रैवल करेगा, बट अगर मीडियम नहीं भी है तो भी लाइट ट्रैवल कर सकता है. सो दैट इज वाई वी से कि लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और जब भी लाइट ट्रैवल करेगा ना तो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है. नाउ दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वेयर रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, समथिंग विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, जो लाइट का स्पीड होता है वो चेंज होता रहता है. अलग अलग मीडियम में आप देखोगे तो लाइट की स्पीड अलग अलग देखने को मिलेगी आपको, राइट. सो इफ आई गिव यू वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है,
सो रफली इट इज टेकन ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पे कुछ और होती है, हमने बस ये अप्रॉक्सीमेट कर लिया, विच इज 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸, 10⁶, और नॉट 10⁶, 10⁻, या 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. Okay, so 3 lakh kilometer per second, or you can say 30 crores meter per second. So that is a quite high speed with which light can travel in vacuum. और वैक्यूम में ये जो स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है. लाइट की सबसे मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये है, और सबसे मिनिमम स्पीड की बात करें तो दैट इज पॉसिबल व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ डायमंड. डायमंड में जब लाइट ट्रैवल करता है ना, तो उस केस में उसकी स्पीड सबसे कम देखने को मिलती है. इसका मतलब क्या है कि लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो सकता है. सो दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. और इसके बारे में एक कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास विच इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि सेकंड चैप्टर होने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच यू शुड नो बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ लाइट. लाइट डू नॉट अफेक्ट द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल, बट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि लाइट जो है वो लाइट जब किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो मीडियम उसको अफेक्ट नहीं करता है, ना मीडियम को अफेक्ट करता है, बट द मीडियम may affect the properties of light. और इसका प्रूफ थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. तो लाइट के प्रॉपर्टीज को मीडियम अफेक्ट तो कर सकता है, बट लाइट किसी मीडियम को अफेक्ट नहीं कर सकता. जैसे लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से लाइट इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, तो लाइट जो है वो वैक्यूम को डिस्टर्ब नहीं करेगा. वैक्यूम में कोई भी यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होंगी, वैक्यूम की कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, बट वैक्यूम में लाइट के प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं, उसका स्पीड चेंज हो सकता है. मतलब स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ रहेगा. बट अगर सपोज मीडियम चेंज हुआ तो मीडियम, जैसे अगर वैक्यूम से लाइट सपोज किसी और मीडियम में ट्रैवल किया, लेट्स से ग्लास या वाटर में, तो जब वो लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो मीडियम को तो कोई अफेक्ट नहीं होगा, बट मीडियम कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. यानी कि मीडियम कैसे अफेक्ट करेगा, तो उसके लाइट के जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि लाइट डू नॉट अफेक्ट द मीडियम, but the medium may affect the properties of light through which it's travel. So with that, moving on to the next concept, which is going to be the last concept of this video, and that is the sources of light. So you already know, अगर हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो जैसे हम लोग रूम में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें लाइट चाहिए होता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइट अगर आपको चाहिए तो we use bulb, we use tube lights, we use lamp. So what are they? They are light sources of light. And in the morning time, in the daytime, you will see we have a different source of light. When you go out, you don't need tube light or bulb or lamp, ताकि जब आप डे टाइम में बाहर ट्रैवल करते हो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग लैम्प लेके या टॉर्च लेके जाते हैं. वी ऑलरेडी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट. सो ऑन द बेसिस यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो दो तरह के हो गए, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. तो नेचुरल सोर्सेज वो सोर्सेज होंगे विच एग्जिस्ट इन द नेचर. सो they exist in the nature by themselves. Okay, so these are the natural sources which are existing in the nature by itself. जैसे आप देखोगे sun, moon, stars, these are the natural sources. Artificial sources वो होते हैं which is created by human, which is made by ह्यूमंस. बट आप सोचो, आखिर ये जो आर्टिफिशियल सोर्सेज है ह्यूमंस बना रहे हैं, तो आखिर उन्हें भी तो बनाने के लिए, जैसे बल्ब हम लोग बनाते हैं, तो जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भी तो नेचर से आती हैं, राइट? तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे बल्ब को बोल सकते हैं कि वो नेचुरल सोर्स है. सो बेसिकली जो बल्ब है वो बनाया तो ह्यूमन ने है, बट जो मटेरियल्स है, जो रिसोर्सेज है, वो नेचर से यूज़ किया गया, बट हमने अपने स्किल को, हमने अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको चेंज किया, उसको अपने लिए यूजफुल बनाया, राइट? सो वी कैन से कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज विच इज मेड बाय ह्यूमंस बाय यूजिंग द रिसोर्सेज provided by the nature.
and we have integrated this with our skills and technology. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट हुआ कि आज हमारे पास बल्ब है। तो पहले के लोग क्या करते थे? वो दिन के टाइम पे ही पढ़ाई करते थे, क्योंकि उस समय बल्ब नहीं होते थे। बट अब हमारे पास बल्ब है, सो इधर वी कैन स्टडी इन द डे टाइम, वी कैन स्टडी इन द नाइट टाइम, वी हैव कैंडल, वी हैव टॉर्च. So these are the different sources of light which we can call as a artificial sources of light. So I hope everyone, आज हमने जो लाइट का जो ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा है उससे आपको थोड़ा एक फील आ रहा होगा, इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि हाँ चीज़ें किस तरह से आई, पिक्चर में किस तरीके से आई, और आज जो भी चीज़ें हम लोग अपने आसपास पे देख रहे हैं, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूशन विच लेड टू दैट डेवलपमेंट. और आज हमने ये भी पढ़ा कि लाइट क्या होती है, डुअल नेचर क्या होता है, दैट इज़ द मेन थिंग जिसका पूरा हमने 300 ईयर्स का जर्नी देखा. और उसके बाद फिर हमने देखा कि लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और हमने लास्ट टॉपिक आज का कवर किया है विच इज़ द सोर्सेज ऑफ लाइट. अब हमारे अपने अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वी विल डील विद द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड वी विल ऑल्सो have a look on what are objects, what are images. मतलब objects क्या होते हैं, images क्या होते हैं in context with physics, जहाँ पे physics में किस तरीके से हम चीज़ों को define कर सकते हैं. तो ये चीज़ें हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे. So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. So do let us know in the comment section कि इस लेक्चर से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और क्या नई चीज़ें आपको यहाँ पे पता चली, वो भी आप मेंशन कर सकते हो. So I hope everyone कि आपने आज तो हमने मेनली क्या डिस्कस किया, हमारा जो मेन था वो थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में था. सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. नाउ अगले क्लास से हम लोग मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं. सो आई होप यू विल स्टे ट्यून. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन हैव फन, enjoy your day, and thank you so much for watching the video. Thank you so much for your time. I wish you all the best and thank you so much for attending over here.